Hello students, you are most welcome in BIFT YouTube classes and your subject is Business Economics. And today we will discuss about what is outsourcing and what is FDI. FDI means Foreign Direct Investment. आज हम इन दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिस्कशन किया था और आपकी जो MNCs होती हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आउटसोर्सिंग की बात करते हैं। बेसिकली आपकी जो आउटसोर्सिंग जो होती है ये आपकी एक थर्ड पार्टी जो आपकी होती है, आउटसोर्सिंग जो होती है थर्ड पार्टी के बिहाफ पर ये काम करती है, ठीक है। थर्ड पार्टी के बिहाफ पर ये इस तरीके से काम करती है कि जैसे आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उनका कोई भी वर्क है, ठीक है, वो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उस वर्क को जो है आपका एक थर्ड पार्टी में दे देते हैं, जो कि उस वर्किंग प्रोसेस को जो आपकी थर्ड पार्टी होती है वो आपकी स्टार्ट करती है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग इज द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग ए पार्टी आउटसाइड a company to perform services and create goods that traditionally were performed in house by the company's own employees and staff, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल ये लिखा हुआ है कि जो आपकी आउटसोर्सिंग जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली क्या करती है, किसी कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसका कोई भी वर्क है वो उस वर्क को लेती है और उस वर्क को वो करना आपका स्टार्ट कर देती है। जैसे कि मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपकी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे आपकी वोडाफोन हुई या आपकी रिलायंस हुई, ये क्या करते हैं कि जब ये हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय करते हैं, जब ये एम्प्लॉइज को हायर करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमेशा जो है ये डायरेक्ट अपने थ्रू एम्प्लॉइज को हायर नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये इसका एक कॉन्ट्रैक्ट एक थर्ड पार्टी को देते हैं, जो कि वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए जो है वो एम्प्लॉइज को हायर वहां पर करती है, ठीक है। तो इसे आपको एक तरीके से आउटसोर्सिंग आप कहते हो। ये बहुत ज्यादा आपके आईटी सेक्टर में चलती है। यदि हम आउटसोर्सिंग की बात करें, जैसे बहुत सारे कंपनीज होती हैं, उनके बीपीओ होते हैं आपके, ठीक है, आपके कॉल सेंटर्स होते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि कंपनी सपोज करो कोई भी कंपनी है, लेकिन उसका जो कॉलिंग रिकॉर्ड है या जो उसका कॉलिंग का वर्क चल रहा है वो किसी एक आउटसोर्सिंग कंपनी के पास है, ठीक है। मीन्स कि वो उसके जो फंक्शंस हैं उन्हें वहां पर लीड करके चलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी कंपनीज होती है वो ये देखती हैं कि भाई जो आपकी आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं जो कि एक थर्ड पार्टी के बिहाफ पर काम करती हैं और उन्हें सपोज करो किसी पर्टिकुलर वर्क के अंदर उन्हें एक तरीके से एक्सपर्टाइज है वो, ठीक है, वो उस वर्क के रिगार्डिंग एक्सपर्ट है, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपना वो वर्क जो है उस थर्ड पार्टी को दे देती है। तो इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आउटसोर्सिंग आप कहते हो, ठीक है। दूसरा कि जब कंपनी ये आउटसोर्सिंग की हम बात करते हैं, इसके पीछे एक रीजन आपका ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सेम फंक्शन वो कंपनी खुद ऑपरेट करके चलती है, वो सेम फंक्शन जो है वो कंपनी खुद ऑपरेट करके चलती है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। यदि कंपनी को लग रहा है कि भाई इस वर्किंग प्रोसेस में हमें अपनी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, तो वो प्रीफर करती है कि जहां से उसका ये काम जो है आपका कम रेट पर हो जाए, और वो किसके थ्रू कराती है, वो जो आपकी आउटसोर्सिंग है। वर्क उसमें कुछ भी हो सकता है, बेसिकली ये आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा है आपका। यदि हम बात करें आउटसोर्सिंग की, तो जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट कंपनी से वर्क लेती हैं और अपने थ्रू उस वर्क को आपकी कराती हैं, ठीक है। जैसे इसके अलावा और हम बात करें, जैसे आपके बैंक्स वगैरह होते हैं वो लोन वगैरह आपके कराते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो अपने एम्प्लॉइज से नहीं कराते, वो किसी थर्ड पार्टी से या किसी अलग जो आपकी आउटसोर्सिंग होती है वो उससे उस वर्क को वहां पर परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि भाई जो हम आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, आउटसोर्सिंग के आपके क्या क्या फायदे हैं या उसके आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट क्या कि आप हमेशा आउटसोर्सिंग के वर्क को मेनली प्रीफर जब आप करते हो कि जब आपको कॉस्ट के अंदर कमी दिखाई दे
या जो है आपकी कॉस्ट जो है वहां पर कम आए, ठीक है। तो उसमें यदि कंपनी को लग रहा है कि भाई ये काम मैं किसी आउटसोर्सिंग फर्म के थ्रू कराऊं तो मेरा कहीं ना कहीं जो मेरी कॉस्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आएगी, मेरा जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी कम होगी। दूसरा है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग होती है वो उस काम में या वो उस वर्क में आपकी एक्सपर्ट होती है। जो पर्टिकुलर आपकी क्या होती है, जो आउटसोर्सिंग होती है वो उस काम में आपकी एक्सपर्ट होगी। तो एक्सपर्ट जब उस काम को करेगा तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रोसेस है या जो भी आप चीजें करते हो उसके अंदर एक जो एफिशिएंसी लेवल है वो वहां पर आपका हाई होता है, अच्छी तरीके से आपका जो वर्क है वो वहां पर परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है वेरिएबल कैपेसिटी। वेरिएबल कैपेसिटी क्या कि वेरिएबल मीन्स होता है चेंजेबल, कि आउटसोर्सिंग कंपनी है, ठीक है, वो चीजों को चेंजिंग करने में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो उन चीजों को मोल्ड करके आपकी चलती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड फोकस ऑन स्ट्रेटजी एंड कोर कॉम्पिटेंस। इसका एक मतलब क्या है कि भाई हमें लग रहा है कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं और हम दूसरों से कहीं ना कहीं इसमें जो कंपटीशन मिल रहा है हम उस कंपटीशन में बैक जा रहे हैं, उस कंपटीशन में हम पीछे जा रहे हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक जो आउटसोर्सिंग है जो कि उस पर्टिकुलर वर्क के लिए आपकी एक्सपर्ट है, ठीक है, हम उसे हायर करते हैं और उसके थ्रू अपना काम वहां पर कराते हैं। एक्सेस टू स्किल्स और रिसोर्सेज। एक्सेस टू स्किल्स और रिसोर्सेज क्या होती है कि जो हमारी स्किल्स या रिसोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, मैन मनी, मैन पावर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद सही से एक्सेस नहीं कर पाते, उसे हम आउटसोर्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट होती है कि इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट चेंजिंग बिजनेस एंड कॉमर्शियल कंडीशन। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी आपकी चेंजिंग बिजनेस मीन्स कि कोई भी बिजनेस चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है या कंडीशन आपकी चेंज हो रही है, तो जो ये आउटसोर्सिंग जो आपकी फर्म होती है वो उस चीज के लिए फ्लेक्सिबल होती है, वो अपने आप को खुद को भी वहां पर जो है एक तरीके से चेंज करके चलती है। नेक्स्ट है कि भाई एक्सीलरेट टाइम टू मार्केट। एक्सीलरेट टाइम टू मार्केट का मीन्स क्या होता है कि जब ऑब्वियसली आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपकी अच्छी सर्विसेज होंगी, आपकी बेटर सर्विसेज होंगी, तो वो आपके लिए बेसिकली हेल्पफुल होंगी। किस चीज में हेल्पफुल होंगी कि आपके मार्केट को एक्सीलरेट करने पर, ठीक है, आपके मार्केट शेयर को बढ़ाने पर। तो ये बात हो गई आपकी आउटसोर्सिंग की कि भाई आपकी आउटसोर्सिंग क्या होती है और उसके आपके क्या क्या बेनिफिट्स आपके होते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एफडीआई। एफडीआई मींस क्या होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपका क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री जो है या कोई भी कंपनी जो है किसी दूसरे पर्टिकुलर कंट्री में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट करती है, मे बी वो किसी भी फॉर्म में वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मे बी आपका कोई भी एक्विजिशन कर सकती है, मर्जर आपका कर सकती है, साथ के साथ जॉइंट वेंचर के रूप में वहां जा सकती है, लाइसेंसिंग के थ्रू जा सकती है, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू वो वहां पर जा सकती है। तो एफडीआई क्या होता है कि जब किसी कंट्री में बाहर के जो आपके जो अदर कंट्रीज होते हैं वहां से इन्वेस्टमेंट आता है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तो आप उसे क्या कहोगे, उसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहोगे। क्या कहोगे उसे, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्टेड लोकेटेड इन अदर कंट्री। ठीक है, कि सपोज करो मैं इंडिया के अंदर हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि कहीं पर आउटसाइड द इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ या कहीं पर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ या कोई दूसरी यूनिट में वहां पर ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आपका एफडीआई कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई आपके मेथड्स ऑफ एफडीआई। ठीक है, जब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एफडीआई के कि भाई कौन से मेथड्स हैं या किस किस के थ्रू हम जो है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका करके चलते हैं। ठीक है,
तो उसमें आपका जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका एक्वायरिंग वोटिंग स्टॉक इन फॉरेन कंपनी। ठीक है, आप किसी भी फॉरेन कंपनी में, ठीक है, उसके जो शेयर्स होते हैं आप उन्हें परचेज कर सकते हो। ठीक है, कि आपने क्या करा कि किसी भी फॉरेन कंट्री में गए कि हमने क्या करा, इसकी जो 10% जो हिस्सेदारी है इस पर्टिकुलर कंपनी की वो हमने परचेज कर दी। मींस अब उसके 10% जो उसके शेयर्स हैं, जो उसके स्टॉक्स हैं, उसमें अब आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। फंक्शनिंग वो अपना खुद चलाएंगे। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका भी 10% के रेशियो के हिसाब से वहां पर प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे जैसे सपोज करो उसकी वैल्यू कंपनी की कम आती है या उसका प्रॉफिट या सॉरी लॉस होना स्टार्ट होता है तो आपका भी जो है 10% के अकॉर्डिंग आपकी भी चीजें वहां पर नीचे होना स्टार्ट होगी, आपकी भी चीजें वहां पर कम होना स्टार्ट होगी। जैसे अभी यदि हम जियो की बात करें तो जियो में जो है आपके बहुत सारी जो फॉरेन कंपनी है उन्होंने आके इन्वेस्टमेंट किया है। किसी ने इसकी 5% पार्टनरशिप ली है, हिस्सेदारी ली है, किसी ने 10% इसकी हिस्सेदारी ली है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपका एफडीआई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर का मतलब आपका क्या होता है कि मर्जर के अंदर क्या होता है कि आप किसी दूसरी कंपनी के साथ जो है किसी भी अदर कंट्री के अंदर जाकर जो है आप मर्ज हो जाते हो। कि सपोज करो आपकी ए कंपनी है, सॉरी आपकी वो आपकी ए कंपनी है और आपकी जो कंपनी है वो बी है, तो दोनों आपस में मिली और उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या नाम रख दिया, एबी प्राइवेट लिमिटेड। आपने क्योंकि दोनों आप आपस में मर्ज हो गए हो, दोनों आप आपस में एक साथ एक दूसरे के साथ आप क्या हो गए हो, दोनों एक दूसरे के साथ आप वहां पर जुड़ गए हो, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका मर्जर होता है। एक्विजिशन क्या होता है कि जब आप किसी अदर कंट्री में जाकर किसी भी पूरी कंट्री को, सॉरी किसी भी कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। तो एक्वायर क्या कि कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, अब वो अपना बिजनेस रन नहीं करना चाह रही है, जो भी A to Z जो भी प्रॉब्लम है, आपने क्या किया, वहां पर गए और आपने उस कंपनी को वहां पर एक्वायर कर लिया, उसे आपने अपने नाम से वहां पर चलाना स्टार्ट कर दिया। उसकी जो भी लायबिलिटीज है, उसके जो भी एसेट्स हैं, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है वो आपने उस कंपनी को दी और अब आप उस कंपनी के वहां पर पर्टिकुलर ओनर आप वहां पर उसके बन जाते हो। नेक्स्ट है आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि जब हम किसी दूसरी कंपनी के साथ एक तरीके से जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर जो आपका होता है ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, एग्रीमेंट होता है कि हम 10 साल तक आपस में जॉइंट वेंचर रखेंगे और यदि हम चाहें तो 10 साल बाद उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं और यदि हम चाहें तो 10 साल बाद जो है एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। तो इसका मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका हीरो होंडा। ठीक है, हीरो इंडियन कंपनी थी और होंडा जो है आपकी फॉरेन कंपनी थी, तो दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर था। काफी टाइम तक दोनों कंपनीज के बीच में आपका जॉइंट वेंचर रहा, लेकिन क्या है कुछ अब पिछले कुछ साल से 4-5 साल से आपका हीरो अलग है और आपका होंडा अलग है। तो हीरो है, ठीक है, उसने जो है वो जॉइंट वेंचर से वो अलग हुआ और आप देखते हो कि जो भी हीरो की बाइक वगैरह आती है वो हीरो के ही नाम से आती है, जो भी नई बाइक है अब वो हीरो होंडा के नाम से आपकी नहीं आती है। तो पहले उनके बीच में एक जॉइंट वेंचर था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने वो जॉइंट वेंचर हटा दिया। लास्ट है आपका स्टार्टिंग ए सब्सिडियरी ऑफ अ डोमेस्टिक फर्म इन अ फॉरेन कंट्री। एक क्या तरीका है कि आपने कोई अपनी नई बिजनेस यूनिट जो है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर आपने जाकर ओपन कर ली। ठीक है, कि मेरी यहाँ पर भी ये कंपनी है, अब ना तो मैंने किसी को मर्जर की, किसी के साथ मर्जर हुआ, ना मैं किसी के साथ जॉइंट वेंचर किया, ना ही किसी के साथ मैंने एक्विजिशन किया। मैंने क्या किया, मैंने अपनी ही फर्म वहां पर ओपन कर ली, मैंने अपनी ही फर्म वहां पर अपनी खोल ली। ठीक है, लास्ट आता है इसमें बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यदि हम एफडीआई की बात करें तो वही उसके आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एफडीआई के आपके क्या क्या फायदे हैं। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका मार्केट फैल जाता है। कि सपोज करो आप केवल पहले इंडिया के अंदर तक लिमिटेड थे, लेकिन अब आपने डिफरेंट कंट्री के अंदर अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब आपका बिजनेस जो है वो डिफरेंट कंट्री के अंदर एक्सपेंड हो जाता है। दूसरा है टैक्स इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव क्या होता है कि आप ये देखते हो
कि भाई सपोज करो मैं यहाँ से कोई माल किसी दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे वहां पर भी उन्हें भी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, इन्हें भी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप अपनी नई यूनिट भी वहां पर आप ओपन करके चलते हो। नेक्स्ट है लोअर लेबर कॉस्ट। लोअर लेबर कॉस्ट क्या है कि सब जगह जो है आपका जो लेबर कॉस्ट है, यानी जो लेबर की जो वर्किंग करती है उसकी जो आप पेमेंट करते हो वो सब जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो यदि आपको कहीं पर लग रहा है कि भाई यहाँ पर हमें चीप रेट पर चीजें मिल जाएंगी या चीप रेट पर आपकी लेबर मिल जाएगी, तो आप अपने बिजनेस को उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ साथ दूसरी जगह भी आप उसे मूव कर सकते हो। नेक्स्ट है कि प्रिफरेंशियल टैरिफ्स। कहीं पर क्या होता है कि भाई आपके अकॉर्डिंग वहां पर टैरिफ्स वगैरह लगे हुए होते हैं कि जो आप पेमेंट करते हो सरकार को कहीं पर कम रेट पर होते हैं, तो वो भी एक मेन मोटिव होता है गो फॉर एफडीआई। और लास्ट है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं कि वो क्या कहते हैं कि यदि आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको टैक्स में बेनिफिट देंगे, हम आपको जो लैंड है वो इजीली एक्वायर कराएंगे, हम आपको मशीनरी में भी सब्सिडी देंगे, या बहुत सारी चीजें हैं कि हम आपको एक सब्सिडी वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं जो आपका एफडीआई होता है। थैंक यू।